नमस्कार। आज से मैं अतुल चतुर्वेदी एक अपनी वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, अतुल्स डायरी। इसमें मैं शुरुआत करूँगा इस बात से कि जब हमारे देश हिंदुस्तान में सन 1980 और 90 के दशक में कोई नौजवान कोई नया काम शुरू करना चाहता था तो उसके क्या तरीके थे, क्या समस्याएं थीं और किस तरीके से वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन समस्याओं से निजात पाता हुआ और उस काम को कर सकता था। साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे समय समय पर दुनिया भर के सामयिक विषयों पर बातचीत करूँगा। देश विदेश के स्थानों, उनकी यात्राओं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का व्यापार और वहाँ के लोगों की सोच, अपने प्रति भी और हम जैसे भारतीयों के प्रति भी, इस सब पर हम लोग समय समय पर चर्चा करेंगे। आपकी रुचि पर्यटन में हो, आपकी रुचि समसामयिक विषयों पर हो, अथवा आप अपनी हिम्मत से और कम संसाधनों से कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हों, तो हो सकता है कि ये जो मैं आपसे चर्चा करूं, इसमें कुछ चीज़ें आपको लगे कि उपयोगी हैं। और अगर 2-4 लोगों को भी इस वीडियो से लाभ हुआ, इस वीडियो सीरीज़ से कुछ उनको लगा कि आगे लाभ होने की संभावना है, तो मैं समझता हूं कि मेरा ये प्रयास सफल ही मैं मानूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1980 के दशक के आखिरी समय और 90 के दशक की शुरुआत थी। उस समय भारत में अर्थव्यवस्था दुनिया की तर्ज पर धीमे धीमे खोली जा रही थी। एक नौजवान जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई करके, यानी कि मैं, अपने घरेलू कामकाज में कांच के व्यापार में आया था, उसके बाद से शुरू ये होती है कि मैंने ये सोचा कि मुझको तो कोई नया काम करना है। प्रश्न ये था कि फिरोज़ाबाद जैसे छोटे शहर में, आप आज से मत सोचिएगा 2019 में जब हम बात कर रहे हैं, ये बात 1989, 90, 91 के दौर की है। ना हमारे पास मोबाइल थे, फैक्स की बात छोड़िए, व्हाट्सएप की बात छोड़िए, तब तो फिरोज़ाबाद जैसी जगह में टेलेक्स की भी सुविधा नहीं थी। कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि निर्यात का व्यापार क्या होता है। वहाँ कोई काम ही नहीं था एक्सपोर्ट का जो कि लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट खुद कर सकें, ऐसी सोच भी नहीं थी। मेरे 2 मामा जी, एक नरेश मामा, एक सुभाष मामा, इन लोगों का विदेश व्यापार का, एक्सपोर्ट का कारोबार था और उनसे मैं सुनता रहा था। तो मुझको लगा, एक मन में मुझे विदेश की कहानियाँ हमेशा आकर्षित करती थीं, विदेश के स्थान आकर्षित करते थे। तो मुझे लगा कि मैं तो यही काम करना चाहूँगा, ये मेरे मन का काम है। मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, नातेदार, रिश्तेदार, सबका सहयोग और उत्साहवर्धन था। लेकिन इससे जानकारी तो नहीं आती। जानकारी के लिए इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन जब कोई आदमी कोई बात ठान लेता है तो उसके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। धीमे धीमे जब पता किया तो मालूम पड़ा कि आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना है। एक्सपोर्ट का व्यापार रिजर्व बैंक के द्वारा गाइड होता था, तो आपको एक कोड नंबर लेना पड़ता है जो आज भी है, RBI कोड। वो हमने लिया। उस ज़माने में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको IEC कोड कहते थे, वो भी लिया। अब समस्या इस बात की थी कि बाहर जाएं कैसे। उसके लिए पैसे चाहिए थे, पैसे रुपए नहीं, विदेशी मुद्रा, डॉलर। और भारत सरकार पर उस समय विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो डॉलर देने में सरकार बड़ी सख्ती और कंजूसी बरतती थी। किंतु भला हो, मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर गंगानाथ झा हॉस्टल के एक सीनियर श्री के तिवारी जी कानपुर में इनकम टैक्स में
एक सीनियर पद पे, एडिशनल कमिश्नर के पद पे पोस्टेड थे। मैंने उनसे अपनी समस्या कही। उन्होंने आरबीआई वालों से बात करके मुझको उस समस्या का क्या सरकारी प्रक्रिया है उसको पूरा करवाया, और उनके प्रयासों के फलस्वरूप हमको डॉलर भी मिल गए। अब अगली चीज़ थी कि कहाँ जाना है, क्या बेचना है, कैसे जाना है। सोच तो लिया एक्सपोर्ट, बट क्या एक्सपोर्ट करेंगे। फिरोज़ाबाद की चीज़ का तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो सबसे पहले पास में शहर था आगरा। आगरा से मैंने पत्थर के किस्म किस्म के हैंडीक्राफ्ट के सैंपल लिए। फिर हमारे पास में एक जगह थी फर्रुखाबाद, वहाँ का सिल्क का कारोबार था। सिल्क के नमूने लिए, स्कार्फ आदि। बनारस के मोतियों के नमूने लिए, अलीगढ़ के पीतल के ढलाई के नमूने लिए। और इस सब के बाद फिरोज़ाबाद में झाड़ फानूस के काम की एक बहुत पुरानी फर्म है अभी भी, इंपीरियल ग्लास वर्क्स। उनके मालिकानों से हमारे अच्छे घरेलू ताल्लुकात थे, तो उनसे हमने कुछ झाड़ फानूसों के फ़ोटोग्राफ लिए। तो देखिए, सैंपल तैयार हो चुके थे, डॉलर आ चुके थे, जज्बा मौजूद था। अब सवाल था टिकट का। तो हमारे फिरोज़ाबाद के ही हम लोगों के एक अखिल चतुर्वेदी जी भाई साहब, मुन्ना भाई साहब, दिल्ली में रह के ट्रैवल एजेंसी का काम करते थे। उन्होंने एक आइटनरी बनवाई जिसमें हमारी यात्रा की शुरुआत फिरोज़ाबाद, दिल्ली, दिल्ली से दोहा होते हुए दुबई, पहला हॉल्ट था दुबई, वहीं से आबू धाबी हो आना था। उसके बाद अगला था दोहा, फिर बहरीन, और बहरीन के बाद हमको जाना था आगे बढ़ के इजिप्ट, कायरा, इंग्लैंड लंदन, फ्रांस पेरिस, जिनेवा, ज्यूरिख, बर्न स्विट्ज़रलैंड, फ्रैंकफर्ट, हाइडेलबर्ग, हैम्बर्ग, डुसेल्डोर्फ जर्मनी, और उसके बाद रोम, वेनिस आदि शहरों में इटली। और इस किस्म से 1.25 महीने की यात्रा की आइटिनरी बनी। उनकी मदद से ही, गाइडेंस से टिकट और वीज़ा हुआ। तो अब पूरी तैयारी थी, यात्री तैयार था जहाज में बैठ के उड़ने के लिए। सैंपल हो गए, तैयारी हो गई, लेकिन वहाँ जाके हम लोगों को अपने बारे में बताएंगे क्या? भाषा तो हर जगह की आती नहीं थी। ऐसे में मेरी मदद को मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही जूनियर रहे, सर गंगानाथ झा हॉस्टल के जूनियर रहे संजीव शुक्ला, जो कि उस समय जेएनयू में दिल्ली में पढ़ते थे, वो आए। उन्होंने हमारे साथ मिलके एक ब्रोशर बनवाने की तैयारी की, जिसमें अपने बारे में विवरण फ़ोटोओं सहित जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश और अरेबिक, इन 4 में मिला के एक ब्रोशर बनाया गया। उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो बाकी की भाषाएं जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश तो टाइपराइटर से हो गई। अरेबिक के लिए संजीव शुक्ला ने न जाने कितनी जहमत उठा के जामा मस्जिद के पास एक कातिब थे जो कैलीग्राफी करते थे, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते थे, बिल्कुल ऐसा कि लगे टाइप किया गया है। उनसे हमारा लिखवाया विवरण और ब्रोशर इस किस्म से तैयार हुआ। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कहानी तो मेरी आपको लगेगी पात्र मैं हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे आप सुनेंगे, जैसे जैसे हम आप इस यात्रा में बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कहानी हमारी आपकी हर आम भारतीय की कहानी है, जिसके अंदर जज्बा है, हिम्मत है कुछ कर सकने का, और वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है। तो देखिए, यात्री तैयार था। विदेश यात्रा में जो कि मालूम नहीं था, तो घर वालों ने, हमारी पत्नी और माँ ने और बहन ने शक्करपाड़े भी रख दिए थे कि वहाँ मालूम नहीं खाने को क्या मिलेगा, मठरी भी रख दी थी और बेसन के लड्डू भी रख दिए थे। तो 60-65 किलो सामान का पूरा तैयारी करके और बैठ गए हवाई जहाज़ में।
हमारी वो जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से दोहा होते हुए दुबई जाती थी। पहुँचे एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, पहली इंटरनेशनल की हमारी यात्रा थी। अंदर चेक इन हुआ, सिक्योरिटी चेक हुआ और आखिर में जाके जहाज़ में बैठ गए। जब मैं जहाज़ में बैठा तो मेरे बगल में एक मुझसे कुछ उम्र में बड़े अरबी महाशय भी बैठे हुए थे। हम लोगों की बातचीत होती रही। सफ़र करके पहले दोहा पहुँचे और दोहा से फिर दुबई। इन जिन अरबी महाशय का जिक्र किया है ये आबू धाबी के रहने वाले थे। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इनके विषय में जब हम आबू धाबी पहुँचेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे। दुबई पे जहाज़ उतर रहा था और दुबई में सुबह हो रही थी, वहाँ सूरज उग रहा था। और इसके साथ ही मेरे एक्सपोर्ट के व्यापार का, और जिसमें फ़िरोज़ाबाद का आगे चल के नाम होना है एक्सपोर्ट में, उसका भी शायद ये सूरज संदेश दे रहा था कि उसका भी उगना शुरू होना हो गया था। दुबई हम पहुँचे। दुबई में हमारा वीसा, चूँकि दुबई का वीसा वहीं के लोग कराते थे, तो दुबई में हमारा वीसा श्री शरद चतुर्वेदी, जो हमारे परिवार के गुरुजी अब स्वर्गीय डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के लड़के के रिश्तेदार थे, उन्होंने कराया था। मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोटो भेजी नहीं जा सकती थी। तो जब हम उतरे तो एक व्यक्ति ने, जब हमने अपना वीसा कलेक्ट किया और हम शीशे की तरफ पहुँचे तो एक साहब यूँ हाथ हिला रहे थे, लंबे गोरे जचते हुए। और जब मैं पहुंचा तो बोले तुम ही को बुला रहे हैं। बोले हमने हिंदुस्तान फ़ोन करके पूछ लिया था कि अतुल जी ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तब पहचान का ये तरीका सही था। तो वो शरद भाई साहब थे। वो अपने संग सामान कलेक्ट करवा के अपने गाड़ी से हमको घर ले गए। उनके घर की पहुंचते ही जो उन्होंने आव भगत की है, तो विदेश में इस किस्म से अपने घर के लोग मिल जाएं। जब आप पहली बार देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको एहसास होता है तमाम किस्म की इनसिक्योरिटीज़ दिमाग में होती हैं, तमाम किस्म की चिंताएं होती हैं, लेकिन शरद भाई साहब के रहने से ये महसूस ही नहीं हुआ। बढ़िया खाना पीना खा के, नाश्ता करके मैंने कहा कि भाई साहब अब तो मैं काम ढूंढने निकलूँगा। तो उन्होंने कहा भाई किसी का पता वगैरह है? मैं कहा नहीं, कुछ नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो बाज़ार है, तुम वहाँ जाओ। उन्होंने टैक्सी करवा दी, मैंने सैंपल रखे और निकल पड़ा। बाज़ार में टैक्सी से उतर के अपनी ट्रॉली में मैं सैंपल लिए घूम रहा था तो एक बहुत बड़ा शोरूम दिखा जिसमें कांच का सामान बिक रहा था। मैं उस शोरूम में चल पड़ा। उसके मालिक एक अरबी महोदय थे। ये बात है सन 1991 की, सन 1991 के सितंबर महीने की। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे आए भाई? मैं कहा साहब ऐसे फ़िरोज़ाबाद से हूँ, कांच का कारोबार है, एक्सपोर्ट करना है, आपको माल बेचने आए हैं। उन्होंने कहा आपको बैठना है तो बात करिए, माल बेचने की बात मत करिएगा, हिंदुस्तानियों से हम माल खरीदते नहीं हैं। तो 2019 का ज़माना नहीं था। 1991 में हिंदुस्तान के व्यापारियों की विदेश में छवि बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। बोले वो कुछ कह जाते हैं और कुछ है एनी हाउ आई डोंट वांट टू बाई एनीथिंग फ्रॉम यू। तो बड़े बेआबरू होके उनके कूचे से हम निकले और आगे फिर चले। चलते चलते इधर उधर घूमते फिरते मुझको एक और फर्म दिख गई जिस पे झाड़ फानूस लटके हुए थे। तो मैं तो इस काम को आया ही था। अब की बार उस दुकान में घुस गए। उसमें चले तो उसके मालिक एक हिंदुस्तानी थे, कपूर साहब। उन्होंने बैठाया, पानी चाय पिलाई। बोले भाई हम काम नहीं करेंगे। हमने कहा साहब काम क्यों नहीं करेंगे? बोले भाई हिंदुस्तान के लोग एक तो बात के पाबंद नहीं हैं, दूसरी बात वो माल की क्वालिटी अच्छी नहीं भेजते हैं, तीसरी बात उनको पैकिंग का ज्ञान नहीं है, और चौथी बात
वो माल समय से नहीं भेज पाते। मैंने कहा कपूर साहब से कि सर, अगर आप लोग भी मदद नहीं करोगे तो हिंदुस्तान तो पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि आप लोग सिखाओगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, लोग माल खरीदेंगे नहीं, तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, दुनिया आगे चली जाएगी। तो कपूर साहब थोड़ा मुस्कुराए और बोले ठीक है, दिखाओ क्या लाए हो। तो मैंने उनको, झाड़ फानूस थे उनके यहाँ, तो जो इंपीरियल ग्लास से फ़ोटो ली थी वो मैंने दिखाना शुरू किया। उन्होंने एक फ़ोटो देखी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने जीवन में झाड़ फानूस का काम कभी नहीं किया था, ना मेरी कोई जानकारी थी। फ़ोटो थी, उनके रेट थे। कपूर साहब ने एक फ़ोटो दिखाई, बोले भाई तुम सच बताओ कि तुम झाड़ फानूस का एक्सपोर्ट करते हो। मैंने भी सच बता दिया कि नहीं साहब, नहीं करता हूँ, शुरुआत करने आया हूँ और मुझे नहीं मालूम है। तो वो हंसने लगे बहुत ज़ोर से और बोले भाई ये तो फ़ोटो ही तुमने झाड़ फानूस की, शैंडलियर की उल्टी लगा रखी है, अगर उल्टा सीधा ही नहीं मालूम होगा तो कैसे बेचोगे। अब तो मैं बड़ा शक पका गया, थोड़ा जो है मुझे बड़ा ह्यूमिलिएशन भी लगा और अपने ऊपर गुस्सा भी आई। लेकिन उन कपूर साहब की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोले कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं, ऑर्डर बुक लाए हो। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। बोले निकालो, लिखो। और उन्होंने मुझे ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया। पहला ऑर्डर, मुझे बाद में लाखों डॉलर के ऑर्डर मिले, लेकिन वो पहला $800 का ऑर्डर था जिसने मुझे एक्सपोर्ट बनाया, जिसने फिरोज़ाबाद से डायरेक्ट एक्सपोर्ट शुरू कराया और जिसने हिंदुस्तान के ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को सीधा एक्सपोर्ट करने का रास्ता बताया। वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर कपूर साहब ने दिया था। मैं एक्सपोर्टर बनने में पहली सीढ़ी चढ़ चुका था, मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और मैं ऑर्डर लिख के, ये सोच के कि अब तो इस रास्ते पे चला हूँ तो भगवान ने रास्ता खोल दिया है, आगे निकल पड़ा था। शाम भी हो रही थी, अगले दिन की तैयारी की बातें थीं। अगली बात मैं आपको अगले एपिसोड में करूँगा। इधर बस शुरुआत में यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आदमी हिम्मत करे तो भगवान उसकी मदद करता है। वो फिरोज़ाबाद जहाँ कोई एक्सपोर्ट जानता नहीं था, वो आज 2019 में जहाँ सैकड़ों करोड़ का एक्सपोर्ट का कारोबार है, लाखों लोगों को एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रोज़गार देते हैं, उस फिरोज़ाबाद ने एक्सपोर्ट की तरफ, डायरेक्ट एक्सपोर्ट की तरफ, फिरोज़ाबाद के प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट एक्सपोर्ट की तरफ पहला कदम इस तरह से बढ़ाया था। नमस्कार, धन्यवाद।